जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो आपका लेक्चर है वो लास्ट वाला जो लेक्चर उसकी कंटिन्यूएशन में है। और लास्ट में जो है हमने जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो है वो इनिशियल स्टेप्स की बात की थी। तो एक छोटा सा रिव्यू इस वीडियो के साथ आप ले लीजिए। ये माइनसंग 89 प्रेजेंट्स की वीडियो है, ये यूट्यूब से डाउनलोड की गई थी। हम इससे इसकी परमिशन से इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आपको मालूम है कि जो इमीडिएट रिस्पांस होता है टू एनी काइंड ऑफ इंजरी, उसके हवाले से ये एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। इसको लेके चलते हैं आगे, इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। अब आप ये देख सकते हैं कि ये सिंपल हाथ है, इसमें एक जो छोटा सा जो इंजरी शो की है इन्होंने, वो ये कि कांटा चुभ गया। ठीक है जी। अब ये जो कांटा चुभा है उसके नतीजे में क्या होगा बॉडी के अंदर, ये उसको हम रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। अब ये देखें आप, हल्का सा स्वेलिंग आ गई है और रेडनेस आई हुई है इसमें। तो ये इनिशियल रिस्पॉन्स आता है, आपको मालूम है थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। और उसके बाद फिर डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आगे। और फिर कौन कौन से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं कि जो पहली हमने बात की थी कि सबसे पहले वैस्कुलर स्टेज होती है। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो पहली जो वैस्कुलर स्टेज होती है उसमें इनिशियल वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, फिर वेजोडाइलेशन होती है। अब आप इसको इस चैनल से चेक कीजिए, वैस्कुलर स्टेज है, ये इनिशियल वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई। ठीक है जी। अब इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि एकदम से जो आरबीसीज हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकें कि यहाँ पे एकदम से आरबीसीज का रश हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ब्लड का जो फ्लो था वो खराब हो गया है। जो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर आप देखें पीछे जो ये फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन था, वेसल्स के साथ नहीं था। अब एकदम से जो आरबीसीज का रश हुआ है और उसके नतीजे में वो जो पूरे का पूरा जो एक जो स्ट्रीमलाइन फ्लो था वो खराब हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एकदम से डायलिटेशन होती है। इस डायलिटेशन के नतीजे में क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ से जो ब्लू कलर का, कि इस डायलिटेशन के नतीजे में चूंकि जो आपकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो तो एक ही साइज के रहते हैं, उनको तो चेंज नहीं आना होता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पेस होता है इन बिटवीन द सेल्स, उसमें से वाटर जो है वो घुस करके पेरिफेरल टिश्यू के अंदर आना शुरू हो जाता है। और ये देखिए आप, यहाँ से वाटर जो है वो टिश्यू के अंदर आ रहा है, जिसके नतीजे में जो एरिया है, जो आपका जो इन्फ्लेम्ड एरिया है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। देख सकते हैं ये साइज में बड़ा हो गया है और इसकी वजह से इसमें पेन भी आ रहा है और रेडनेस भी हो रही है। रेडनेस क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ गया है। तो आरबीसीज अब देख सकते हैं आपकी यहाँ पे स्टेसिस होनी शुरू हो गई है, आरबीसीज की स्लो होने की वजह से फ्लो छोटी वेसल्स के अंदर। अब क्या होता है जी, अब ये देखिए जी, जब जब स्लो प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसके बाद सेल्यूलर स्टेज शुरू होती है, जिसके अंदर आपके जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो रिक्रूट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब ये जो एक जो प्रोसेस है इसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन आप इनिशियल जो स्टेप्स हैं वो देख लें, फिर इस हर स्टेप को इनिशियली हम जो जो भी इसमें जो स्टेप्स चल रही हैं उनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली जो चीज हुई थी वो ये थी कि अब आप जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो साइड की तरफ आ गए। साइड की तरफ आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? मार्जिनेशन हुई है। मार्जिनेशन के बाद अगर आप देखें तो ये वेसल वॉल के ऊपर रोल कर रहे हैं। ठीक है जी। रोल करने के बाद फर्म एडिशन होती है और फिर ट्रांसमाइग्रेशन हो जाती है। यू कैन सी कि ब्लड वेसल को छोड़ के डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू के अंदर आ गए। दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज from the blood vessel towards the tissue is known as immigration या ट्रांसमाइग्रेशन। यहाँ तक की जो स्टेजेस हैं पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनमें क्या क्या हो रहा है। अच्छा खासा एक लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद फिर हम आगे इसको वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, इस स्क्रीन के अंदर हम सबसे पहले जो ये बात करेंगे, जो अभी हमने जो टॉपिक देखा, ये जो स्टेसिस हुई थी वैस्कुलर इवेंट्स खत्म होने के बाद, जो सबसे पहला जो काम हुआ वो क्या हुआ है? स्टेसिस की, ब्लड के फ्लो की स्टेसिस हुई। इस स्टेसिस के नतीजे में जो ब्लड सेल्स थे उनका फ्लो जो है वो चेंज हो गया। उस चेंज होने के नतीजे में डब्ल्यूबीसीज की मार्जिनेशन हुई, यानी डब्ल्यूबीसीज जो कि वो वाली बात के स्ट्रीमलाइन फ्लो में सेंटर में मूव कर रहे थे, अब वो मूव करके पेरिफेरी की तरफ रोल डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है जी। ये आपकी डब्ल्यूबीसीज फॉर एग्जांपल हम बना देते हैं कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज फ्रॉम द सेंट्रल स्ट्रीमलाइन फ्लो towards the periphery या towards the wall of the blood vessel is known as the margination process। अच्छा, इसके बाद मार्जिनेशन जब हो चुकी है तो फिर आपके पास जो दूसरा जो जो इवेंट होता है इसके बाद वो होता है रोलिंग।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोलिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सर्कुलर स्ट्रक्चर का किसी भी सरफेस के ऊपर रोल डाउन करना। ठीक है जी, एक ही जो यानी जो ये सरफेस जो इसका पहले अप साइड पे था वो अब दाहिने पे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो यहाँ पे आने के बाद जो है वो ब्लड जो WBC होता है वो सरफेस के ऊपर फैल जाता है इस तरह से। ठीक है जी, तो ये जो पहला जो प्रोसेस है जो कि मूव कर रहा है जो WBC है वो मूव कर रहा है और रोल करता जा रहा है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब हम टेनिस की बॉल या किसी भी किस्म की बॉल जब हम खेल रहे होते हैं तो पहले वो हमारे हाथ में होती है, फिर नीचे गिरती है, उसके बाद फिर हम दोबारा से उसे हाथ में उठा लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको हाथ में उठाना छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, थोड़ी 2-3 टप्पे लेने के बाद उसके बाद वो फर्श के ऊपर रोल होना शुरू हो जाती है। दैट प्रोसेस ऑफ the rolling of the ball is known as the process of rolling। और यहाँ पे भी वो exactly WBC उसी रूल को फॉलो करते हैं। जब बॉल के साथ लगते हैं तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए रोलिंग होती है। अब ये जो रोलिंग का जो प्रोसेस है बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ये एडिशन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके जो WBCs हैं उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि ये जो आपकी जो वेसल बॉल है उसके साथ लग सके। Now, the cells which are important for this purpose are endothelial cells, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है जी, अच्छा अब इनके लिए जो रोलिंग के प्रोसेस के लिए बेसिकली हम बात करें, रोलिंग के प्रोसेस के लिए जो एडहेजन मॉलिक्यूल्स लगते हैं इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं सिलेक्टेंट्स। ठीक है जी, these selected molecules are of 3 basic types। ठीक है जी, याद रखें, दोबारा बता रही हूँ, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का काम है रोलिंग के प्रोसेस को कराना। आगे और किसी भी चीज के लिए सिलेक्टेंस का काम नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि रोलिंग का जो प्रोसेस हो रहा है वो सिलेक्टेंस कराते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्टेंस। ई सिलेक्टेंस, पी सिलेक्टेंस एंड एल सिलेक्टेंस। इनका जो नाम है बुक से जो हमें मिला है, इसके अलावा इनको कहते हैं CD62 E, CD62P and CD62L। ठीक है, नाम याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। CD62 तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको CD62 भी कह रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन E, P और L जो है वो EP और L सिलेक्टेंस के नतीजे में आ रहे हैं। E सिलेक्टेंट मींस these are present on endothelial cells। P सिलेक्टेंट मींस these are present on platelets। उसूली तौर पे P से मुराद प्लेटलेट्स है, लेकिन in addition to platelets these are also present on endothelial cells। ठीक है जी, एंड L बेसिकली स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट्स, यानी ये WBC की सर्विस होता है। ठीक है जी, अच्छा अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए ना, टारगेट बेसिकली दीज एक्ट एज रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के अच्छा ये कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे मैंने बोला ई सिलेक्टेंट एंडोथेलियल सेल के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं जब जरूरत होती है, हर वक्त मौजूद नहीं रहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। बहुत सारे लोग आपसे ये बात सवाल पूछ सकते हैं कि क्या एडिशन मॉलिक्यूल्स हर वक्त जो एंडोथेलियल सरफेस पे या ल्यूकोसाइट के सरफेस पे मौजूद होते हैं? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हर वक्त बाइंडिंग हो सकती थी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या होता है कि बेसिकली वेन एवर दीज सेल्स आर एक्टिवेटेड, इनको किसी भी किस्म का इंफ्लेमेटरी स्टिमुलेशन मिलता है तो उसके नतीजे में फिर ये जो है वो सरफेस पे एडिशन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है जी, तो दीज आर रिसेप्टर्स। इनके साथ इनके लाइगेंड्स भी मौजूद होंगे जिनके साथ ये जाके बाइंड करेंगे। ठीक है जी, जो लाइगेंड्स होते हैं बेसिकली वो साइलिक एसिड कंटेनिंग
ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो कि बाउंड होते हैं विथ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है जी। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के सरफेस के ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर ओलिगोसैकेराइड्स बाउंड होते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स का जो टर्मिनल होता है उस पर साइलिक एसिड लगा हुआ होता है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है कि ये जाके अपने जो स्पेसिफिक जो सिलेक्टेंस होते हैं उनके साथ बाइंड करता है। अच्छा, जाहिर सी बात है जब एल सिलेक्टेंट सरफेस पे कहाँ लगा हुआ है, ऑब्वियसली ल्यूकोसाइट के सरफेस पे लगा हुआ है, तो इसका जो लाइगेंड होगा वो उसको कहाँ होना चाहिए, एंडोथेलियम के सरफेस के ऊपर होना चाहिए। लाइकवाइज एंडोथेलियल सेल के जो ई सिलेक्टेंस हैं इनके लाइगेंड कहाँ पे होने चाहिए, ल्यूकोसाइट के सरफेस पे होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे रिसेप्टर मौजूद है उसकी ऑपोजिट साइड पे उसका लाइगेंड मौजूद होगा। ठीक है जी, तो ये बात प्लीज ध्यान में रखिएगा कि जो है जो सिलेक्टेंट है बेसिकली वो रिसेप्टर है और वो जिस सेल के ऊपर मौजूद है उसका लाइगेंड उसके ऑपोजिट सेल के ऊपर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बाइंडिंग ऑफ द सेल्स की टू द एंडोथेलियल सरफेस। तो प्लेटलेट्स हो गए, प्लेटलेट्स के अलावा एंडोथेलियल सेल्स हो गए और फिर ल्यूकोसाइट्स हो गए। यही आपस में तीन चीजें हैं जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के दौरान, जो होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस के दौरान इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली उनके जो लाइगेंड्स होते हैं वो ऑपोजिट सेल पे मौजूद होंगे ताकि इंटरेक्शन इजीली हो सके। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पी सिलेक्टेंस होते हैं सबसे पहले वो एक्सप्रेस होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, वजह उसकी क्या है कि ये पी सिलेक्टेंस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एज अ प्री फॉर्म molecule in endothelial cells। कौन से वाले, पी सिलेक्टेंस। अच्छा, ये जिस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर मौजूद होते हैं उस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को हम क्या कहते हैं, वाइबल पैलेट बॉडी। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि पी सिलेक्टेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बने हुए फॉर्म में होते हैं। बाकी के जो होते हैं जब उनको स्टिमुलस मिलता है तब फिर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये बाद में बनते हैं बाकी के सिलेक्टेंट्स। लेकिन पी सिलेक्टेंट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल के फॉर्म में बने हुए रखे हुए होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर, स्टोर किए हुए पड़े हुए होते हैं और दैट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इज नोन एज वाइबल पैलेट बॉडी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से फिर होता क्या है कि मीडिएटर्स एक्सपोज होते हैं टू द एंडोथेलियम। किसी भी किस्म का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा तो उसके नतीजे में जो इनिशियल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं मास्ट सेल से, जो इंजूरियस टिश्यू होता है वहां पे मास्ट सेल्स, ऑब्वियसली आपके जितने भी बॉडी टिश्यूज हैं आपको मालूम है, हमने बात की थी कि जो जितना भी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके जो रेजिडेंट सेल्स होते हैं उनमें मास्ट सेल्स मौजूद है। मास्ट सेल्स का काम क्या होता है, हिस्टामिन का रिलीज कराना। अगेन हिस्टामिन जो है वो एक मीडिएटर है जो कि प्री फॉर्म्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है इन दी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ऑफ द मास्ट सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ हो क्या रहा है कि जब इनिशियली किसी भी किस्म का कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है, किसी भी किस्म का कोई एलर्जन बॉडी के साथ एक्सपोज होता है या किसी भी किस्म का माइनर से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज कर देते हैं। ये जो हिस्टामिन होता है, ये हिस्टामिन जाके एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करता है। एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करता है। अच्छा, जब एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ पी सिलेक्टेंस। ठीक है जी। जब पी सिलेक्टेंस सरफेस पर लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये पी सिलेक्टेंस की सरफेस होते ही एंडोथेलियल सेल्स प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन
plus surface expression of which molecule? E-selectin and sialyl Lewis 9 molecule for L-selectin. अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा से जैसे मैंने आपको पहले बताया था, साइलिक एसिड कंटेनिंग जो आपका जो लाइगेंड होता है उसको हम यहाँ पे साइलाइल ल्यूइस 9 कह रहे हैं, ठीक है जी। एल सिलेक्टिन बाइंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑन द सरफेस ऑफ, अगर आपके अब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल दिस इज योर एंडोथेलियल सरफेस सेल, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये आपका एंडोथेलियल सेल है। दो बना देते ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए ये बात, ठीक है जी। इसके ऊपर सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जैसे ही मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ऑब्वियसली एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट होता है और उसके नतीजे में आपको सरफेस एक्सप्रेशन किसका मिलता है? पी सिलेक्टिन का। देखिए हम पहले बात कर चुके हैं। इस पी सिलेक्टिन के एक्टिवेशन सरफेस एक्सप्रेशन के नतीजे में एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट होते हैं और फिर ये सॉरी ये स्क्रीन थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया। सरफेस एक्सप्रेशन किसका होता है? ई सिलेक्टिन, ठीक है जी। ई सिलेक्टिन के सरफेस एक्सप्रेशन होता है और साथ ही साथ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या है? साइलाइल ल्यूइस 9 मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्सप्रेस हो जाता है। अब दो तरह के रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, पी और ई सिलेक्टिन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं सरफेस के ऊपर, और साथ में एक अदद लाइगेंड एक्सप्रेस हो रहा है एंडोथेलियल सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये तीन चीजें एक्सप्रेस हो जाती हैं बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामिन और उसकी एक्टिवेशन के नतीजे। अच्छा, अब फिर क्या होता है? इन एडिशन टू दैट मास्ट सेल से एक अच्छा इसके बाद फिर इन एडिशन टू दैट यहाँ पे हिस्टामिन की रिलीज से पी सिलेक्टिन एक्सप्रेस हुए थे, पी सिलेक्टिन की एक्सप्रेशन हुई, एक्टिवेशन हुई। इन एडिशन टू दैट मैक्रोफेजेस, जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं जहां पर डैमेज हुई, वहां से टिश्यू मैक्रोफेजेस भी एक और काम करते हैं, जो वो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, ठीक है जी। नंबर 1 पहला स्टेप ये था मास्ट सेल से हिस्टामिन का रिलीज। सेकंड स्टेप क्या था? पी सिलेक्टिन का सरफेस एक्सप्रेशन। उसके बाद एक्टिवेशन, थर्ड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। फोर्थ स्टेप मैक्रोफेज की एक्टिवेशन के नतीजे में रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 1 एंड टीएनएफ अल्फा। और इन दो रिस्पॉन्सेज यानी 3 और 4 के रिस्पॉन्स में आपके पास क्या हो रहा है? स्टेप नंबर 5 सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ ई सिलेक्टिन एंड साइलाइल ल्यूइस 9, ठीक है जी। जब ये काम हो गया तो अब उसके बाद फिर क्या होता है कि एट द सेम टाइम जो रोलिंग के जो मार्जिनेशन हो रही थी उसी टाइम पे आपके जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है जी। मार्जिनेशन के टाइम पे ही ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑब्वियसली हिस्टामिन जो रिलीज हुआ है वो खाली एंडोथेलियल सेल को एक्टिवेट नहीं करा। हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन 1 एंड मैक्रोफेज, ये जो है टीएनएफ अल्फा, ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये फिर इन एडिशन टू दैट की जो आपके लिए जो वो एंडोथेलियल सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये ल्यूकोसाइट को भी फर्दर एक्टिवेट करते हैं। इस एक्टिवेशन के नतीजे में ल्यूकोसाइट जो है वो सरफेस पे एक्सप्रेस करता है साइलाइल ल्यूइस 9 ligand to bind with P-selectin, sialyl Lewis 9
to bind with E-selectin and also surface expression of L-selectin. ठीक है जी, ये तीन चीजें जो हैं वो सरफेस पर होती हैं किसके, ल्यूकोसाइट्स के। इस ये इंटरेक्शन के नतीजे में हो क्या रहा है कि साइलाइल ल्यूइस 9 पी के लिए जो है वो पी सिलेक्टिन के साथ बाइंड करता है, साइलाइल ल्यूइस 9 ई के लिए वो ई सिलेक्टिन के साथ बाइंड करता है, और साइलाइल ल्यूइस 9 ऑफ एंडोथेलियल सरफेस फॉर एल सिलेक्टिन बाइंड करता है एल सिलेक्टिन के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो तीनों जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत वीक बॉन्ड्स हैं, बार बार बनते हैं, बार बार टूटते हैं। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये बिल्कुल फर्म एडिशन हो गई, नहीं, ये बिल्कुल जो टेम्पररी एडिशन होती है जिसके नतीजे में जो है वो प्रोसेस होता है रोलिंग का, यानी ल्यूकोसाइट्स रोल करते जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथेलियम। अब इस चीज को दोबारा से इस वीडियो में आप चेक कीजिए, जो हम वीडियो अभी देख रहे थे उसमें आपको अब ज्यादा क्लियर होगा कि ये तमाम चीजें, यहां से मैं इसको बैक करती हूँ वीडियो को, अब दोबारा से इस वीडियो को चला के देखते हैं हम आरबीसीज, और आरबीसीज के साथ फिर यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यूबीसीज। देखें अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना रोलिंग, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कंटिन्यूएशन में जो इंटरेक्शन हो रहा है विद द सिलेक्टेंट्स एंड द लाइगेंड्स, लेकिन मूवमेंट हो रही है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, छूट जाता है, फिर इंटरेक्शन होता है, फिर छूट जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो फिर फर्म, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो चेंज आ रहा है, अब ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है ये फर्म बाइंडिंग हो रही है। इस फर्म बाइंडिंग के लिए क्या होता है, हम दोबारा से वापस अपनी उसी स्लाइड पे जाएंगे। फर्म बाइंडिंग के लिए बिल्कुल अलग मैकेनिज्म होता है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा होता है, उस फर्म बाइंडिंग के नतीजे में एक और सेट ऑफ, अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म है वो स्पीड अप हुआ हुआ होता है, और उसके नतीजे में आपके पास जो है वो एक नया ग्रुप ऑफ जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सरफेस होना शुरू हो जाते हैं, एंड दीज रिसेप्टर्स आर नोन एज इंटेग्रिन्स। ठीक है जी, ये इंटेग्रिन्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, ये फॉर्म एडिशन कराते हैं, यानी फॉर्म, ये जिस तरह से हम जो अभी हमने जो प्रोसेस किया था, एक मिनट ठहरिएगा, अभी जो इससे पहले हमने प्रोसेस डिस्कस किया था कि जी स्टेसिस हुई, डब्ल्यूबीसी की मार्जिनेशन हुई, रोलिंग हुई, रोलिंग के बाद, रोलिंग का ये पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया, रोलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कहलाता है एडहेरेंस। स्पेलिंग इसकी चेक कर लीजिएगा, एडहेरेंस की मुझे स्पेलिंग सही नहीं लग रही, लेकिन आप देख लीजिएगा। दिस प्रोसेस ऑफ एडहेरेंस बेसिकली takes place by the action of integrins on the surface of endothelial cells and on the surface of leukocytes। अच्छा जी, ये जो है कब प्रोड्यूस होता है, जब आपके जो ल्यूकोसाइट्स हैं कीमोकाइंस रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो है कीमोकाइंस की एक फर्दर टाइप फैमिली है। इसमें क्या होता है कि ये जो एडहेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किस तरह के, इसको हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इंटेग्रिन्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा हम टेबल बना लेते हैं ताकि उसके अंदर हम इजीली चीजों को लिख सकें। अच्छा जी, पहले हमें पता होना चाहिए लाइगेंड क्या है और एडहेजन मॉलिक्यूल क्या है। अच्छा,
जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पे याद रखने वाली है कि ये जो सरफेस था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एंडोथेलियल जो सरफेस था, एंडोथेलियल सरफेस पे इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा, जिसने अभी एक्सप्रेशन कराई थी तमाम सिलेक्टेंस की और साइलाइल ल्यूइस-डाइन की। इन एडिशन टू दैट वो दूसरा जो काम करता है वो क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस एंड सरफेसेस द लाइगेंड्स फॉर, अब इनको हम किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं कि इट प्रोड्यूसेस लाइगेंड्स फॉर इंटेग्रिन्स, जो कि फॉर्म एडिशन का काम करेंगे। ठीक है जी। तो लाइगेंड्स आर ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडहेजन मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे एक्सप्रेस होंगे? ऑन द ल्यूकोसाइट्स। विल बी एक्सप्रेस्ड ऑन द ल्यूकोसाइट्स, और ये जो हैं वो यहाँ पे इस तरह से पाएंगे। ठीक है जी। तो अब ये जो चीज हो गई, यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हम इसको इस तरह से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो रोलिंग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी। और इस पोर्शन में यहाँ पे हम रोलिंग डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे हम एडहेजन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा एडहेजन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, व्हेयरएज द लाइगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। नाउ व्हाट आर द लाइगेंड्स? पहला जो लाइगेंड है उसका नाम है ICAM1। पूरा नाम क्या है? इंटर सेल्यूलर एडहेजन मॉलिक्यूल 1। ठीक है जी। और दूसरा जो है जो एडिशन मॉलिक्यूल है उसका नाम है VLA1, वेरी लेट एंटीजन 4। ठीक है जी। ये दो लाइगेंड्स हैं जो कि कहाँ बन रहे हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। इनको इनके साथ बाइंड करने के लिए जो एडहेजन मॉलिक्यूल्स ल्यूकोसाइट्स के सरफेस पे एक्सप्रेस होते हैं वो कौन से हैं? ICAM1 के साथ इंटरैक्ट करता है LFA1। ल्यूकोसाइट फंक्शन associated antigen 1। इसका एक और भी नाम है, इसको CD11 A CD18 भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो VLA के साथ जो बाइंड करते हैं वो दो एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं जो VLA1 के साथ बाइंड करते हैं। पहले का नाम है MAC1 यानी मैक्रोफेज एंटीजन, और दूसरे का नाम है VCAM1, वेस्क्यूलर सेल एडहेजन मॉलिक्यूल। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं A एंड B, ये दोनों बाइंड करते हैं VLA1 के साथ, यानी वेरी लेट एंटीजन, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द प्लेटलेट सरफेस। यानी इसका मतलब यही है कि सबसे पहले जो है जो नाम से जाहिर हो रहा है कि ICAM1 जो है वो पहले रिलीज हो जाता होगा और पहले सरफेस पे एक्सप्रेस हो जाता होगा, जबकि VLA जो है वो लेट होता होगा, सबसे आखिर में, यानी सबसे स्लो प्रोसेस है इसके बनने का। इस वजह से जो है ये सबसे लेट एक्सप्रेस होता है।
अच्छा जी, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है हमारी बॉडी के लिए, इस एक चीज और मैं पहले बता दूं, उसके बाद फिर मैं इसको आगे बढ़ूं। मैक1 को हम CD11B, CD18B कहते हैं, मैक1 को। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये इतने सिग्निफिकेंट है हमारी बॉडी के लिए कि अगर इनको किसी भी वजह से कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो जाए या बर्थ डिफेक्ट हो जाए, जिसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ना मौजूद हो या डेफिशिएंट हो, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो उसको रिपीटेड ये रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ड्यू टू इम्पेयर्ड ल्यूकोसाइड एडिशन एंड डिफेक्टिव इन्फ्लेमेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ल्यूकोसाइड्स का जैसे कि मेजर रोल है, अगर ल्यूकोसाइड एडहेयर नहीं करेंगे, जब तक वो प्रॉपर एडहेरेंस नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रांसमाइग्रेशन के प्रोसेस में नहीं जाएंगे, और जब तक वो ट्रांसमाइग्रेशन के प्रोसेस में नहीं जाएंगे तो वो जो इन्फ्लेम टिश्यू है वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। जब इन्फ्लेम टिश्यू तक नहीं पहुंचेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, और उस डिफेक्टिव इन्फ्लेमेशन के नतीजे में क्या होगा कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक होगा कि उसको हर दफा रिकरेंट इन्फेक्शंस जो हैं वो होते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? और कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही है? ऑलराइट, तो हम दोबारा से जो है अपनी उस वीडियो की तरफ जाते हैं जो हम पहले